हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेन एवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट लेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, सर ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम तो फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम है। बिल्कुल है, लेकिन एक नया अंदाज से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम यहाँ पर केमिकल्स के लिए इस्तेमाल करना है। किस तरह से अप्लाई करना है? तुम्हारा लेजेंड जिंदा है। ठीक है, शाबाश। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हम रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। सही है, तो अपने पास हेडिंग डाल ले, रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। सही है, देखो हमारे पास है रिएक्शन। तो केमिस्ट्री में हमारे पास रिएक्शन का सेकंड नाम है केमिकल रिएक्शन। क्या? केमिकल रिएक्शन। तो इसको मैं केमिकल रिएक्शन भी कह सकता हूं। ये हमारे पास है केमिकल रिएक्शन, या सिंपली आप रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब देखो, रिएक्शन हमारे पास वो प्रोसेस है केमिस्ट्री में, द प्रोसेस in which old bonds, जिसपे old bonds are broken down, old bond जो है ये ब्रेक हो जाए, and new bonds, और new bond हमारे पास, and new bonds are form, हमारे पास न्यू बॉन्ड जो है ये फॉर्म करता है। सही है, विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, न्यू प्रॉपर्टीज। द प्रोसेस आर कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन एक्चुअली हमारे पास एक प्रोसेस है, लेकिन कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब आपको पता है कि बॉन्ड किस में होती है? तो बॉन्ड हमारे पास या मॉलिक्यूल में होगा, या हमारे पास एटमों के बीच में होगा, या हमारे पास कंपाउंड्स में होगा। अब ये सब मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एटम्स केमिस्ट्री में हम इसको केमिकल्स कहते हैं। सही है, तो इस वजह से ये बॉन्ड जो है ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स है। तो जो केमिकल्स बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं, इस प्रोसेस को हम रिएक्शन कहते हैं। ये प्रोसेस हमारे पास क्या है? रिएक्शन है। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास N2 है और H2 के साथ जो है रिएक्शन करता है, और यहाँ पर NH3 प्रोड्यूस होता है। सही है, अब देखो अगर आप इसको बैलेंस करें, ठीक है, बैलेंस करने ना भी बैलेंस करें कोई बात नहीं, ठीक है, जहाँ पर बैलेंसिंग की ज़रूरत है वहाँ पर बैलेंस करें। जिस तरह की चैप्टर नंबर 1 में लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएजेंट में हम रिएक्शन को बैलेंस करते थे, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी है। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो मतलब आपका कैलकुलेशन गलत आएगा। ठीक है, अभी बैलेंस किस तरह करेंगे तो इसके लिए भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 ट्रिक्स है, वहां पर आप सीख जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो N2 रिएक्ट करता है H2 के साथ। अब देखिए, तो नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड्स है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो इस नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड्स है, लेकिन अब ये 3 बॉन्ड्स आपके पास हाइड्रोजन के पास है, आपके पास नहीं, नाइट्रोजन के पास। सॉरी, ठीक है, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड्स तो है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के साथ है। मतलब यहां पर ये जो 3 बॉन्ड्स बना है, ये 3 बॉन्ड्स हमारे पास न्यू बॉन्ड्स है। दिस इज न्यू बॉन्ड्स। और यहां पर ये जो थे, अब ये नाइट्रोजन थे, तो इसके मुकाबले में ये हमारे पास ओल्ड बॉन्ड्स है। दिस इज ओल्ड बॉन्ड्स। इसी तरह आप हाइड्रोजन को भी देख ले, तो हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड है, और इसी तरह इस मॉलिक्यूल फॉर्म में 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है,
सिर्फ हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ है। मतलब ये बॉन्ड जो था ये ओल्ड बॉन्ड थे। यहाँ पर इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना है ये न्यू बॉन्ड है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, अब NH3 का अपना प्रॉपर्टीज है, N2 का अपना प्रॉपर्टी, इसी तरह H2 अपना प्रॉपर्टी के साथ है। सही है। तो मतलब ओल्ड बॉन्ड तो ब्रेक हुए, न्यू बॉन्ड्स भी फॉर्मेशन में हुए, लेकिन यहां पर प्रॉपर्टीज में भी चेंज आए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि चलो ये हमारे पास रिएक्शन है, और क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। समझ रहे हो साइंटिस्टों, इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इसी तरह अगर हमारे पास PCl3 जो है रिएक्शन करता है Cl2 के साथ, तो PCl5 बनाता है। अब PCl3 में आप बॉन्ड गिन ले तो फास्फोरस है, क्लोरीन है, क्लोरीन है और क्लोरीन है, तो 3 बॉन्ड्स है। यहां पर PCl5 में देखें तो फास्फोरस है, क्लोरीन है, इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है और क्लोरीन है। तो मतलब 5 बॉन्ड्स यहां पर है। तो मतलब ये है कि ये ओल्ड बॉन्ड्स है। अब ये ओल्ड बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन हुआ, इसी तरह इसका भी ब्रेक डाउन हुआ, और मतलब यहां पर न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, और वो न्यू बॉन्ड्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ आया है। सही है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास है, तो ये असल में केमिकल रिएक्शन है साइंटिस्टों। क्या है, केमिकल रिएक्शन है। समझ रहे हो, वेरी गुड। अब देखो, इसी तरह हमारे पास H2 रिएक्शन करता है Cl2 के साथ। अब देखे तो 2HCl बनता है। H2 का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ के बीच में है। सही है। तो 1 बॉन्ड है। क्लोरीन का क्लोरीन के साथ है। अब ये ओल्ड बॉन्ड है। क्या है, ओल्ड बॉन्ड है। यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक नया बॉन्ड एराइज होता है, तो ये न्यू बॉन्ड है। क्या है, न्यू बॉन्ड बनता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, या जस्ट हम इसको बोलते हैं रिएक्शन। मैं RXN लिखूंगा। ठीक है, रिएक्शन। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। अरे समझ रहे हो, इधर देखो, इधर। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। अब देखो, ये रिएक्शन हमारे पास है, तो ये रिएक्शन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शंस के 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स है। ऑन द बेसिस, ये हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। देखो, मैं डायरेक्शन के बेस पर बात करूंगा, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आप देखें लिमिटिंग एंड एक्स रिएजेंट में, वहां पर मैंने केमिकल रिएक्शन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन भी किया है। केमिकल रिएक्शन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिसिटी, ये भी किया है। मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इम्बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो इसका कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये केमिकल इक्विलिब्रियम असल में रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए मैं दोबारा इसको डिटेल से करना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो टाइप्स हमारे पास है, एक हमारे पास है इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, या चलो मैं लिखूंगा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, और दूसरा हमारे पास है इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब देखो, एक हमारे पास है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास है इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब आपको पता है कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इर्रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सही है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, जिसमें, इन विच फॉरवर्ड
एज वेल एज बैकवर्ड, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन प्रेजेंट हो, बैकवर्ड रिएक्शन आर प्रेजेंट, ये हमारे पास प्रेजेंट हो, कॉल्ड, इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास क्या होगा? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में आप देखें तो हमारे पास इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, बैकवर्ड रिएक्शन भी है। समझा रहा हूँ, ठीक है? फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन किस तरह होता है और किसको हम बोलते हैं, ये भी समझा रहा हूँ, ठीक है? और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में आप देखें द रिएक्शन इन विच, जिसमें इन विच ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन आर प्रेजेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन मौजूद हो, प्रेजेंट, कॉल्ड, इसको हम कहेंगे इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हम इसको कहेंगे, ठीक है? तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन प्रेजेंट हो, और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन हो, उसको हम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। शाबाश, इनसे स्क्रीनशॉट ले और भी बात करते हैं। शाबाश, चलो मिटाते हैं। तो देखिए, ये रिएक्शन है और एक हमारे पास रिवर्सिबल है, और दूसरा हमारे पास इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए, डिफिनीशन तो हो गया कि वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल है, अगर ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैं जो है पानी गर्म करना चाहता हूँ, ठीक है? हमारे पास देखो पानी है, वाटर है, इसमें मैं वाटर जो है गर्म करना चाहता हूँ, तो मैं इसके पीछे नीचे हीट लगाऊंगा। ये हमारे पास हीट है, तो अब इसको मैं हीट देता हूँ और इस पर मैंने इस तरह एक ढक्कन रख दिया, ठीक है? ये हमारे पास ढक्कन है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर हमारे पास पहले दफ़ा वाटर बनेगा और वो वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, वाटर है, ये ऊपर जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब वाटर्स वेपर्स है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो इसको भी रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह हमारे पास ये वाटर्स ऊपर जाते हैं, तो ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ वेपर जो है जमा होते हैं, ठीक है? वेपर्स यहाँ पर जमा होते हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन प्रेजेंट है। जब वाटर का वेपर में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है? तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन प्रेजेंट है। इसी तरह यहाँ पर जब ज़्यादा अमाउंट में वेपर्स कंबाइन होते हैं, तो फिर ये एक दूसरे के साथ दोबारा कंबाइन होते हैं और दोबारा लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं और ये नीचे आते हैं। अगर आप उस वक़्त इस बीकर से ये ढक्कन आप हटा ले, तो आपको इस ढक्कन पर बहुत ज़्यादा वेपर्स, बहुत ज़्यादा वाटर्स के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है? पसीने पाम में आपको मिलेंगे, ठीक है? तो ये दोबारा नीचे आते हैं। अब देखो, ये इसका उल्टा प्रोसेस है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये दोबारा आते हैं, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। क्या? बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो, इस सारे प्रोसेस में आप देखें, एक रिएक्शन तो है, लेकिन इस रिएक्शन में हमारे पास फॉरवर्ड रेट भी प्रेजेंट है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन भी प्रेजेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी प्रेजेंट है। और आप देखें तो इसमें बैकवर्ड रिएक्शन भी प्रेजेंट है, बैकवर्ड डायरेक्शन भी प्रेजेंट है, ठीक है? सही है ना? अब देखिए, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। सही है, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और
बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास ये है, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि अगर आप N2 को H2 के साथ रिएक्ट करें तो ये आपको NH3 देता है, सही है, 2NH3। अब N2 H2 के साथ रिएक्ट करते NH3 देता है, लेकिन दोबारा भी NH3 स्प्लिट हो सकता है अगर ये अमाउंट में ज़्यादा हो गए तो ये स्प्लिट हो सकता है और N2H2 दोबारा भी दे सकते हैं। तो मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन को हम दो तीर से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम इस तरह दो तीर लिखते हैं, लेकिन इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये हमारे पास हाफ तीर ऐसा और हाफ तीर ऐसा, सही है, कंप्लीट तीर है लेकिन हाफ निशान इस तरह और हाफ निशान इस तरह। तो ये निशान शो कर रहा है कि ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, अगर H2 रिएक्ट करता है I2 के साथ तो ये हमें दे रहा है HI। अब बैलेंस करें तो 2HI देगा, तो हाफ तीर और हाफ तीर कंप्लीट तीर, और ये शो कर रहा है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा भी हमारे पास रिएक्शन है, अगर PCl3 है ये रिएक्शन करे Cl2 के साथ तो ये हमें दे रहा है PCl5, ये भी रिएक्शन। इसी तरह H2 प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करे तो HCl दे रहा है, और HCl दोबारा भी I2 Cl2 दे रहा है, तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। H2 Br2 के साथ रिएक्शन करे तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिस रिएक्शन में भी आप ये हाफ तीर दो तीर देख सकते हो, तो आपके पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल है? इरिवर्सिबल रिएक्शन का हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो इसका एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो कि इसका पर आप ढक्कन ना रख ले तो फिर आपके पास ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो आपके पास एग्जाम्पल होगा इरिवर्सिबल का, ठीक है। ये डायग्राम बना ले, ढक्कन इस पर ना लिखे। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हमारे पास जो सबसे पहले है, अगर आप HCl को मिक्स करें NaOH के साथ, ठीक है, HCl है आपके पास और आपने NaOH के साथ मिक्स कर दिया। अब देखो ये आपके पास एसिड है और ये आपके पास बेस है। आपने पढ़ा है क्लास 10 में कि एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो हमारे पास साल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस पॉट है, ये नेगेटिव, ये प्लस पॉट है, ये नेगेटिव, तो मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करूंगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैं नेगेटिव को प्लस के साथ जो है मिलाऊंगा, ठीक है ना। तो NaCl बन जाएगा और प्लस नेगेटिव को प्लस के साथ मिलाऊंगा तो H2O बन जाएगा, सही है। अब देखो यहां पर NaCl बन गया, तो ये रिएक्शन जो है दिस reaction goes only in forward direction. This reaction goes only in forward direction. सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, कैसे बेटा आप मुझे बता दे। आप बोलेंगे कि सर NaCl है हमारे पास, NaCl को वाटर में डाले, जी बिल्कुल वाटर में डाल के। अब सर ये तो HOH पर प्रेजेंट है, बिल्कुल, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो सर ये Na दोबारा जो है OH के साथ रिएक्शन करेगा, NaOH बनाएगा, और सर ये H जो है Cl के साथ रिएक्शन करेगा, HCl बनेगा, और सर मैंने तो रिएक्शन कर दिया, ये तो दोबारा अपने डायरेक्शन में जा सकता है, सही है ना। लेकिन ये गलत है, सही है। देखो आपने ये भी पढ़ा है कि आप अगर साल्ट को वाटर में डाल दे, ठीक है, तो साल्ट जो है आयंस में स्प्लिट होता है, Na प्लस Cl माइनस में स्प्लिट होता है, और फिर इसके गिर्द जो है H2O सराउंड होते हैं, और इसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं, सॉल्वेशन हम बोलते हैं, सही है ना। तो दोबारा एसिड बेस नहीं बन सकता, क्योंकि NaCl हमारे पास एक न्यूट्रल साल्ट है। जितने भी न्यूट्रल साल्ट है, NaCl है, KBr है, KCl है, जितने भी ये साल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस मुमकिन नहीं है। हाइड्रोलिसिस हम पढ़ेंगे एसिड बेस चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर आप नोट करें कि जितने भी न्यूट्रल साल्ट है उसका जो है सिर्फ आयोनाइजेबल फॉर्म में डिवाइड हो सकते हैं, और वो वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है।
यहाँ पर देखें, मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपने वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट कर दिया, और न्यूट्रलाइज साल्ट इस तरह नहीं कर सकता, वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ इटसेल्फ आयनोइज फॉर्म में जो है स्प्लिट हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रेजेंट है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हमारे पास है, देखो हमारे पास CH4 है और इसके साथ O2 रिएक्शन करता है, तो इससे हमारे पास Cu2 प्लस H2O, और ये हमें हीट भी देता है, ठीक है, ये हमें हीट भी देता है, एक्सोथर्मिक है नेगेटिव, ये हमें हीट भी देता है। अब आपने मीथेन को घरों में जला दिया, मतलब आपके जो घरों में गैस है, मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ये गैसेस है, ठीक है, सुई गैस हम इसको बोलते हैं। आप जब माचिस का तीली लगाते हो तो मतलब आग पकड़ता है, तो उस दौरान CO2 H2 स्टीम फॉर्म में सिक्रीट होते, ठीक है, रिलीज होते, मिन्यूट मिकदार में होते, आपको पता भी नहीं चलता, सही है। तो आपको CO2 H2 देता है, और यहाँ पर जो है एनर्जी भी आपको मिल रही है, सही है। अब यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि CO2 को दोबारा H2O के साथ मिला दे तो आपको CH4 प्लस O2 देगा। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये आपके पास पॉसिबल नहीं है कि आप CO2 को दोबारा H2 के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास CH4 बन जाएगा। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर तो मजे थे यार, तो फिर हम गैस ईरान, रशिया और सऊदी अरब से जो है इंपोर्ट नहीं करते। फिर ये तो मतलब एक रिसाइकेबल प्रोसेस था, आग लगा दे, एनर्जी दिया और फिर दोबारा मिला दे और आपके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, सही है। तो मतलब ये कि दिस रिएक्शन इज आल्सो, ये रिएक्शन आपके पास आल्सो इरिवर्सिबल है। क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास, ये आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अलबत्ता एक केस याद रखिए कि आपके पास H2O है और ये CO2 के साथ रिएक्शन करे तो कार्बनिक एसिड बन सकता है H2CO3, और ये हमारे पास एसिड है, और ये किस कंडीशन में बनता है? जब एसिडिक रेन होता है, ठीक है, मतलब आपके पास एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऊपर जाता है, तो मतलब फिर बारिश होती है तो बारिश का वाटर इसके साथ रिएक्शन कर सकता है और हमारे पास कार्बनिक एसिड बन सकता है। H2CO3 जो है कार्बनिक एसिड है, ये बन सकता है, और इसको हम एसिडिक रेन बोलते हैं, मतलब इस एसिड की वजह से रेन एसिडिक बन जाता है। लेकिन दोबारा CH4 बनाना और O2 बनाना नामुमकिन है, सही है। तो ये भी हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह ऑल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है आपके पास, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जितने भी है हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के साथ आप O2 मिला दे तो ये CO2 देता है और प्लस H2O, और इसके साथ हीट देता है। ये सब आपके पास क्या है? ये आपके पास ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है आपके पास? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोले समझ में आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। अगर यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को देखें, क्योंकि ये कंसेप्ट जरूरी है केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए। सही है प्यारे साइंटिस्टों, वेरी गुड, शाबाश। इनको लिख ले, स्क्रीनशॉट ले इनसे। अब देखिए साइंटिस्टों, आपको तो पता चल गया कि आपके पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास 2 डायरेक्शन में जा रहा है। किस में? 2 डायरेक्शन में जा रहा है। एक आपके पास है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एक आपके पास क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और दूसरा आपके पास है बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या? बैकवर्ड डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, वेरी गुड, शाबाश। अब इस बैकवर्ड डायरेक्शन को हम बोलते हैं आर रिवर्स
डायरेक्शन, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन, ये हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन है। अब देखिए, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है या ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, मतलब एक रिएक्शन है और इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है इसमें? फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें प्रेजेंट है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन अकर इनिशियली, मतलब एक रिएक्शन है और वो रिवर्सिबल है, तो इसमें तो दोनों रिएक्शन होंगे, फॉरवर्ड भी होंगे, रिवर्सिबल। सर रिएक्शन है और इसमें दोनों रिएक्शन होंगे, इसका क्या मतलब? यार इसका मतलब है कि अगर रिएक्टेंस रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनाता है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड कहलाता है। अब अगर प्रोडक्ट्स रिएक्शन करता है और रिएक्टेंस बनाता है तो ये हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों में चेंजेस आते हैं, ठीक है। चलो समझा रहा हूं। तो ये अकर इनिशियली, हमारे पास इनिशियली अकर होंगे। ये बैकवर्ड जो रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन, ये अकर होंगे, अकर आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद ये रिएक्शन अकर होंगे। ये डायरेक्टली इनिशियली, मतलब एक रिएक्शन है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो उसमें फॉरवर्ड इनिशियली जैसे ही स्टार्ट होगा तो इसमें फॉरवर्ड प्रेजेंट होगा, फिर कुछ टाइम बाद इसमें बैकवर्ड रिएक्शन का एराइज होगा, ठीक है। अब देखिए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन, रिएक्टेंट्स, इसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेंगे विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। जिस तरह की देखो, ये हमारे पास ए है प्लस बी है, उसने रिएक्शन कर दिया और सी प्लस डी प्रोड्यूस कर दिया, ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, सही है। अब देखो इसमें क्या होगा, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट्स रिएक्ट विद ईच अदर, प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस करेंगे एंड प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। किस तरह? देखो C प्लस डी है, C प्लस डी इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, सही है, ये इसका प्रोडक्ट है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और ये A प्लस बी प्रोड्यूस करेगा, R, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि C प्लस डी रिएक्शन करेगा और ये A प्लस बी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि सारे C प्रोडक्ट तो मैं राइट साइड पे लिख रहा हूं टू, ठीक है, तो इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हैं और ये रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, सही है। अब देखिए, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तीसरा, फॉरवर्ड रिएक्शन विल अकर फास्ट एट फर्स्ट टाइम, मतलब इनिशियली हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये फास्ट होगा और फिर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, और फिर ग्रेजुअली इसका रेट जो है डिक्रीज होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन आर फास्ट इनिशियली, ये इनिशियली जो है फास्ट होगा, एंड देन, और फिर, एंड देन ग्रेजुअली, और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता
डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस विथ टाइम, टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज करता है। इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन आर वेरी स्लो, ये हमारे पास बहुत स्लो होता है और वेरी स्लो इनिशियली, इनिशियली वेरी स्लो होता है एंड देन फास्ट विथ टाइम, टाइम के साथ साथ ये इंक्रीज करता है, ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज। सर क्यों? क्योंकि रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट्स ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है, तो मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि रिएक्टेंट्स अपने पास रिएक्शन करे और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, तो इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फास्ट होता है। फिर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम होता है, तो इसलिए ये रिएक्शन हमारे पास डिक्रीज होता है। इसमें आप देखें तो प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है पहले नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से रिएक्शन स्लो है, कम प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा। फिर जब प्रोडक्ट ज्यादा बनता है तो हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्शन करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के साथ। और दूसरा इसमें बात है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का तीर होगा फ्रॉम रिएक्टेंट टू, इसका तीर फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट होगा, मतलब ये हमारे पास रिएक्टेंट है, द एरो ऑफ द एरो इन फॉरवर्ड रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, और इसमें जो एरो होगा ये फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट होगा, ठीक है, और दोनों को कंबाइनली हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं ये आर, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है और एरो इस तरफ होगा रिएक्टेंट, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है, अक्सर पेपर में आते हैं, राइट द फोर डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, या व्हाट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो मतलब तीनों क्वेश्चन का सेम मतलब है, कंसेप्चुअल है, आपने ये डिफरेंसेस लिखना है, सही है। शाबाश, इनसे स्क्रीनशॉट ले और इसके हवाले से कुछ बातें करने हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पर आते हैं। मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब देखिए हमारे पास रिएक्शन है, आप भी बोलेंगे कि सर रिएक्शन है ख़त्म नहीं होता। अरे क्या करें बेटा, ये से एमसीक्यूज आते हैं, ये सब कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आप कहे कि डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर ले तो ठीक है, वीडियो को आगे कर ले। अब देखो हमारे पास रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का स्टडी हम 3 जगहों पर करते हैं और इसका 3 ब्रांचेस में कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक रिएक्शन है और इसका स्टडी हम 3 बुक्स और 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में कर रहे हैं, मतलब फिर एक एक ब्रांच का अपना बुक होता है, ठीक है। अब ये इस रिएक्शन का एक चैप्टर ये है या एक स्टेट ये है कि अगर हम इस रिएक्शन का डायरेक्शन बोलेंगे कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, सही है। मतलब अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, स्टडी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी करेंगे कि एक रिएक्शन है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, सही है। एक रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा ये हम स्टडी करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, सही है। अब एक रिएक्शन है, इसका रेट कितना है, सही है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट कितना है, मतलब रेट का है स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर हम एक रिएक्शन के स्पीड के हवाले से बात करेंगे कि कितना स्पीड है, अरे रिएक्शन स्लो चल रहा है, इसके पास जो पहिए है उसमें रनिंग पावर ज़्यादा है या नहीं है, सही है। तो ये बात हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, किस में, केमिकल काइनेटिक्स में। अरे डरना नहीं है, ये सब आपके बुक में है, ठीक है। अब देखिए तीसरा कंडीशन हमारे पास रिएक्शन का है, अगर हम रिएक्शन की बात करें कि ये कहां पर वाक़या होता है, सही है, अकरनेस ऑफ रिएक्शन के हवाले से बात कर ले, अकरनेस
अकरनेस ऑफ रिएक्शन कि एक रिएक्शन कहाँ पर वाक़या होगा। अकरनेस ऑफ रिएक्शन, सही है। अकरनेस ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन कहाँ पर वाक़या होता है, कितना हीट रिलीज करता है, सही है। तो ये हम स्टडी करेंगे, मतलब इसके साथ हीट भी रिलीज करेंगे, कितना हीट इवॉल्व करता है, कितना रिक्वायर्ड करता है, ठीक है, और कहाँ पर वाक़या होते हैं। तो ये हम स्टडी करते हैं, स्टडी इन व्हाट, इन थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे। तो रिएक्शन के हवाले से तीन बातें हैं, या तो हम स्टडी करेंगे अकरनेस ऑफ रिएक्शन, तो अकरनेस ऑफ रिएक्शन हम थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। अगर आपसे पूछा जाए कि इन विच ब्रांच द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस आर टू बी स्टडीड, केमिकल इक्विलिब्रियम, इन विच ब्रांच द अकरनेस ऑफ रिएक्शन विल बी स्टडीड, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या स्टेचोकेमिस्ट्री, तो किस में स्टडी करना है, ठीक है। तो आपने उसके मुताबिक आंसर देना है। इसी तरह आपके पास आ जाए कि हम स्पीड ऑफ रिएक्शन किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर नंबर 07 है आपके बुक का, और ये केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है ये चैप्टर 09 है आपके बुक का, और ये जो चैप्टर है चैप्टर 011 है, सही है, 11 है आपके बुक का। तो मैं इस चैप्टर का सारा डिटेल कराऊंगा आपको, और इस चैप्टर के बाद मैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करूंगा। सर चैप्टर नंबर 8 छोड़ेंगे नहीं, इसके बाद ये करेंगे क्योंकि ये रिएक्शन के साथ रिलेटेड है, सही है। फिर 10 को छोड़ेंगे और 11 करेंगे, सही है। समझ रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। तो ये अपने पास कुछ स्केच ड्रा कर ले, 3 MCQ से इंपॉर्टेंट है, आते हैं तो आपने याद रखना है, सही है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमें भी दुआ करते रहे, मैं भी आपको करूँगा। जिस बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।